Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss 9th class physics chapter number 2. चैप्टर का जो नाम है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. चलिए शुरू करते हैं. इसमें हम बेसिक्स स्टार्ट करेंगे आज. जैसे हम फोर्स को डील करते हैं तो सिंपली क्या है, हम बात करें व्हाट इज़ फोर्स. तो सिंपल एक डेफिनेशन देते हैं. फोर्स इज़ ए, क्या बोलते हैं, फोर्स इज़ ए type of push and pull which either changes or try to change the position of an object. फोर्स कोई भी एक टाइप का या तो पुश है या फिर पुल है, जो क्या करेगा, या तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेगा या चेंज करने की कोशिश करेगा. उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स. अब इसमें हम ये बोल सकते हैं, जैसे मान लिया हमने क्या किया, हमने एक ब्लॉक लिया कोई भी. अब इस ब्लॉक को अगर हम यहाँ से हटाना चाह रहे हैं तो हमने क्या किया, यहाँ से इसके ऊपर यूँ करके फोर्स लगाया. अभी क्या है, जैसे हमने फोर्स तो लगा दिया. फोर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से. अभी जैसे ही हमने फोर्स लगाया तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये ब्लॉक मूव करेगा. अगर मान लिया इस ब्लॉक का वेट कम है और हमने फोर्स लगाया है तो हम क्या बोलेंगे, कम वजन की वजह से ये आगे मूव कर सकता है, हम इसको पुश कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि मान लिया इसका वेट बहुत ज़्यादा है और हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये मूव करे, हम इसको पुश कर पाएँ, लेकिन हमने फोर्स तब भी लगाया है. इसीलिए मैं कह रहा हूँ या तो हम इसकी पोजीशन को चेंज करें या फिर चेंज करने की कोशिश करें. इसको हम बोलते हैं फोर्स. फोर्स को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एफ से. और ये जो फोर्स होता है ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ रखा है पहले ही. वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, दो टाइप की क्वांटिटी होती हैं, एक स्केलर एक वेक्टर. स्केलर वो होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़े, डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो. और वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़े. तो वेक्टर को मैं मेंशन कर देता हूँ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों मेंशन करनी पड़ेंगी. उसको हम बोलते हैं वेक्टर. अच्छा, अभी हम बात करें फोर्स की यूनिट. फोर्स के बारे में सबसे ज़्यादा जो काम किया था वो किया था साइंटिस्ट था न्यूटन. तो जो फोर्स की यूनिट है वो भी क्या है, न्यूटन. अभी यहाँ पे हम एक चीज़ मेंशन करते हैं, जब भी कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे हो तो उसको जो डिनोट करते हैं ना, तो कैपिटल लेटर से करते हैं. जैसे न्यूटन है ना, तो कैपिटल लेटर एन, न्यूटन, ऐसे डिनोट करेंगे. जैसे हम बोल दें फोर्स लगाया कितना, मैं बोल दूँ 5 न्यूटन लगाया, 10 न्यूटन लगाया, इस तरीके से. तो यूँ लिखना पड़ता है हमें. तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन. ये जो फोर्स होता है आपका, ये जैसे अलग अलग टाइप का है. ये 8th क्लास में भी हमने पढ़ा था. जैसे हमने बोल दिया फोर्स क्या क्या था आपका, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स था, ग्रेविटेशनल जो हेवनली ऑब्जेक्ट के बीच में हो, हेवनली ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाई होता है, जिसको हम लिखते थे F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर. ये ग्रेविटेशनल फोर्स था. एक हमने जैसे मान लिया हमने बोला था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमने लिखा था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर. ये किसके बीच में था, ये चार्ज के बीच में था. Q1 और Q2 क्या है आपके चार्ज पार्टिकल, R क्या है उनके बीच का डिस्टेंस, K कांस्टेंट फोर्स. एक ये पढ़ा था हमने. एक हमने पढ़ा था न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा था हमने,
तो अलग अलग टाइप का होता है। न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था आपका मस्कुलर फोर्स पढ़ा था हमने, एक हमने पढ़ा था फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा था हमने। इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्स ये 8th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो ये सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करवाने के लिए लिखा है मैंने कि नेचर में आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्स प्रेजेंट होते हैं। एक एक को हम देखते हैं। अभी नेक्स्ट हम डील करते हैं फोर्स के बारे में। यहाँ पे हम बात करते हैं जो फोर्स है ना, अगर मोशन के रिगार्डिंग बात की जाए तो हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ये जो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का मतलब क्या है, जैसे मान लिया एक ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया, इसको मूव करना है तो क्या किया, एक फोर्स हमने इस साइड से लगा दिया, मान लिया हमने लगा दिया 7 न्यूटन, और एक फोर्स हमने इस साइड से लगा दिया 7 न्यूटन। तो होगा क्या, ये जो ब्लॉक है ये यहीं पे रहेगा अपनी सेम पोजीशन पे, क्योंकि जितना हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट में भी उतना ही लगा दिया। तो जैसा हमने बोला था फोर्स का नेचर कैसा होता है, एडिटिव नेचर, और अगर ये इस डायरेक्शन में है इसको पॉजिटिव लेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इसको नेगेटिव, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा, वापस से 0। और जहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 हो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो सिंपल क्या बोल रहे हैं, अगर एक ब्लॉक पे जो भी फोर्स लग रहे हैं अगर उनका नेट रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट लिख देता हूं मैं, अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। और बैलेंस्ड फोर्स में कोई भी मोशन नहीं होता है, क्योंकि जितना हमने यहाँ मोशन प्रोवाइड करने की कोशिश की थी इस दूसरे फोर्स ने उसको रोक दिया है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 आ गया है। अभी यहाँ पे है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड में क्या है, जैसे हम बात करें कि यही ब्लॉक अगर हम यहाँ लें और इस ब्लॉक को हम मूव करवाने की कोशिश करें तो यहाँ से जो हमने फोर्स लगाया वो तो लगा दिया, मान लिया हमने 10 न्यूटन, और यहाँ से फोर्स लगाया हमने मान लिया 8 न्यूटन लगा दिया हमने, इस तरीके से। तो ये क्या है, 10 न्यूटन यहाँ लग रहा है, 8 न्यूटन इस साइड लग रहा है, यानी कि ये वाला फोर्स ज़्यादा है तो ये वाला क्या करेगा, इसको मूव करवाने की कोशिश करेगा। यानी कि ये क्या है, अगर हम इनका रिजल्टेंट निकाल लें तो देखो एफ रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, एफ रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, अगर मान लिया ये है 10 और अपोजिट में लग रहा है तो -8, यानी कि क्या बचा आपका 2 न्यूटन। देखो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा ना, एफ रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या बोल देंगे, ये कौन सा है जिसमें एफ रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू 0 आए ना, नॉट इक्वल टू 0, चाहे 1 आए 2 4 5 कुछ भी आए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी कि इसमें चांस है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा। जैसे मान लिया इस पर 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है ना, तो यहाँ पे चांस है कि ये जो ब्लॉक है ये मूव करे, यानी कि मोशन के चांस आ जाते हैं जब अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। नेक्स्ट है, ये तो जैसे फोर्स है, हमने फोर्स के टाइप्स पढ़े, क्या क्या था फोर्स में। अभी हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की। तो लॉज ऑफ मोशन में क्या है, ये सारे न्यूटन ने बताए थे हमें। तो इसमें आता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसने दिया था, न्यूटन ने। तो हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऐसे भी बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या है, देखो सिंपल डेफिनेशन क्या दी, न्यूटन ने क्या देखा, जैसे इसने देखा कि कोई ब्लॉक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लिया कोई भी 5 kg का 6 kg का कोई भी ऑब्जेक्ट है। इसने क्या देखा, मान लिया इस ऑब्जेक्ट को हमने कहीं पे रख दिया, तो उसको चेक किया, देखता रहा तो क्या हुआ, टाइम नोट कर रहा था और इस ब्लॉक को देख रहा था।
तो उसने देखा, मान लिया 7 बजे यहीं पे रखा था, 8 बजे वो यहीं पे रखा है, फिर 8:30, 9, 10 ऐसे वो यहीं पे रखा है। तो उसने क्या देखा कि ये ऑब्जेक्ट है ना, ये अपने आप मूव नहीं कर सकता। इट कैन नॉट चेंज इट्स पोजिशन बाई इट सेल्फ। अपने आप से ये चल के नहीं जा सकता। इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए फोर्स, कि कोई पर्सन आए और इसके ऊपर फोर्स लगाए, जिसकी वजह से फिर ये अपनी पोजीशन को चेंज कर पाए। इस चीज़ को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, एन ऑब्जेक्ट, या फिर हम बोल दें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट change its state of rest or motion until an external force is applied। मतलब क्या है, ये ला ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है ना, जो वो अपनी स्टेट का मतलब क्या है, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है, उसको चेंज नहीं कर सकता अनटिल, कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना हो, तब तक वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। जैसे मोशन की बात करें तो रेस्ट की बात थी, मोशन में है। जैसे मान लिया कोई बाइक चल रही है, तो जब तक हम ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे वो नहीं रुकेगी। तो हमने ब्रेक के थ्रू यानी कि फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से मोशन भी चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलते हैं ये क्या है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी इसी चीज़ को यहाँ से एक नई टर्म निकल के आती है, जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया। इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया भी यही प्रॉपर्टी होती है जो हम बोल रहे हैं ना। इनर्शिया भी क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट change its state of rest or motion by itself। अपने आप से अपनी स्टेट को कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकता। इस चीज़ को हम बोलते हैं इनर्शिया। अभी ये ना अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि तो बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसमें हम क्या बोलेंगे, एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट until an external force is applied। Force is applied on it, यानी कि जब तक इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तब तक अपनी ये रेस्ट की जो स्टेट है इसको चेंज नहीं कर सकता। यानी कि इसको हम दूसरे तरीके से भी इसकी प्रॉपर्टी को हम मेंशन कर सकते हैं। जैसे इसको हम अगर दूसरे तरीके से बोल रहे हैं तो हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट continue its state of rest until an external force is applied। इसका मतलब क्या है, फोर्सेस, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है वो कंटिन्यू रेस्ट में ही रहेगा अपनी स्टेट में। कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। जैसे इसका एग्जांपल लें हम,
तो एग्जांपल में हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लिया हम जब भी कोई मूविंग, मान लिया कोई हम किसी बस में मूव कर रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, तो बस चल रही है, हम वहाँ पे मान लिया खड़े हैं कहीं पे बस के अंदर। तो जैसे ही ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो क्या होता है, हम आगे की तरफ मूव करते हैं, एकदम से हमें एक जर्क लगता है आगे की तरफ, यानी कि एक फोर्स आता है जो हमें पुश करता है आगे की तरफ। इसका मतलब क्या है, हम मूव कर रहे थे, या फिर हम सिंपल ये बोलें, जैसे ही मान लिया कोई बस है, वो रेस्ट स्टेट में है, खड़ी है, हम भी उसके अंदर खड़े हैं, और अगर ड्राइवर एकदम से बस को चलाता है, एकदम से बस को चलाता है तो क्या होता है, हम पीछे की तरफ हमारे ऊपर एक फोर्स लगता है। इसका मतलब क्या है, पहले क्या था, बस भी रेस्ट में थी और हम भी रेस्ट में थे, लेकिन जैसे ही बस मूव कर रही थी, जैसे ही ड्राइवर ने उसको चलाया तो बस तो मोशन में आई, लेकिन हमारा क्या है, हमारा जो लोअर पार्ट है, यानी कि जो पैर थे जो बस के साथ कांटेक्ट में थे, वो तो मोशन में आ गए, लेकिन हमारी जो अपर बॉडी है वो कंटिन्यू अपनी रेस्ट वाली स्टेट में रहने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से अपर बॉडी पीछे रह जाती है और जो हमारे लोअर बॉडी यानी कि पैर हैं वो आगे मूव करते हैं। इसकी वजह से हम पीछे की तरफ गिरते हैं। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, इसका मतलब क्या है, एन ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन, विच इज इन मोशन continue its state of motion, its state of motion until an external force is applied on it. Force is applied. जब तक कोई फोर्स बाहर से अप्लाई नहीं होगा तब तक वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। ये वही है बस का, अगर मान लिया बस मोशन में है, मूव कर रही है, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम ये बोलते हैं बस मोशन में है, हम भी उसके अंदर खड़े हैं, जैसा ही ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। उसका मीनिंग क्या है, पहले क्या था, बस भी मोशन में थी और हम भी उसके साथ, लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई किए तो बस तो आ गई रेस्ट में और बस के साथ साथ, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो अभी भी मोशन में रहने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमारी बॉडी पे तो ब्रेक्स अप्लाई नहीं हुए ना, बस पे ब्रेक अप्लाई हुए हैं। तो हमने क्या बोला, बस तो रेस्ट पोजीशन में आ रही है और हमारी जो बॉडी है वो कंटिन्यू मोशन में रहने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ गिरते हैं। ये एग्जाम्पल होता है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन का। एक थर्ड टाइप का और होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है, एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन until an external force is applied on it. Force is applied on it. कोई भी ऑब्जेक्ट है जब भी वो चल रहा है, जैसे मान लिया हम ड्राइव कर रहे हैं, हम बाइक पे चल रहे हैं या हम कार ड्राइव कर रहे हैं, जब तक हम स्टीयरिंग पे हैंडल को अगर हम मान लिया मूव नहीं करेंगे मोड़ने के लिए, तब तक बाइक है या कार है वो अपने आप से अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। अगर हमें कोई टर्न लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें हैंडल को मोड़ना पड़ेगा, तभी हम अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से निकल के आया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आया, लॉज ऑफ मोशन जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने किया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या निकल के आई टर्म इनर्शिया। फिर इनर्शिया के आपके तीन टाइप हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ
डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम इसको कवर कर सकते हैं। तो अब के लिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अभी तक इन टॉपिक्स में किसी में भी कोई डाउट हो तो उसको एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसको क्लियर करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।